हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, पिछली क्लास में आपने जीएसटी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस और असेट साइड की एंट्री थी वो सारी समझ ली हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपको जीएसटी से जुड़ी हुई कोई भी एंट्री कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो चलिए कुछ और एंट्रीज करते हैं। हम एंट्रीज का टॉपिक बता देते हैं कि क्या टॉपिक है उसका। एंट्रीज का टॉपिक है जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन विच GST claimed as input. GST is reversed। यानी कि आपने उसको क्लेम तो कर लिया कि इनपुट जीएसटी हमारे पास एक एसेट के रूप में दिखाई देगी, मगर कोई ऐसा उसके अंदर कारण बन गया जिससे उस जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि वो आपके फर्दर क्लेम के लिए यूज नहीं होगी। तो ऐसा क्या क्या केस हो सकता है उसको समझते हैं। जनरल एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर्स हैं कुछ। जैसे जैसे जनरल एंट्री आएंगी, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ट्रांजेक्शन को समझते हैं किस किस केस में जीएसटी इनपुट को रिवर्स किया जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, राइट। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपने गुड्स बेचे नहीं हैं बल्कि सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ऑन कॉस्ट ही बेचे होंगे। तो इस केस में आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो परचेज अकाउंट अगर क्रेडिट हो जाता है तो क्या होगा? तो आपके पास ऐसे केस में इसको एडवर्टीजमेंट, इसको थोड़ा कलर अलग से कर देते हैं, ट्रांजेक्शन हमने व्हाइट कलर से लिख दी है। ऐसे केस में इसको एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल या फिर सेल्स प्रमोशन, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए हमने ऐसा काम किया कि लोगों को फ्री सैंपल्स बांटे हैं। तो सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट या सैंपल अकाउंट, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। और क्योंकि गुड्स आपने सिर्फ फ्री सैंपल के रूप में बांटे हैं तो आपकी कॉस्ट इसमें लग रही है, तो इसलिए इसको परचेज अकाउंट से क्रेडिट करेंगे और जो आपने इनपुट क्लेम कर रखा था परचेज के टाइम पर उसको रिवर्स कर देंगे। तो यानी कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, सेम स्टेट में करते हैं। और अगर आप इंटर स्टेट करते हैं तो इसके लिए इनपुट आईजीएसटी होगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये बिल्कुल समझ में आ गई है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने गुड्स को बेचा नहीं है बल्कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस केस में आपको इनपुट क्रेडिट का क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा केस है हमारे पास, केस 1 में इसको डाल देता हूं। मैंने इसके अंदर लेजर डेट का कॉलम नहीं डाला है, सीरियल नंबर के लिए भी मैंने उसको यहीं पे लिख दिया है। तो 2 नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 कहता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। अगर आपके गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाएं या गुड्स थेफ्ट हो जाएं, चोरी हो जाए, तो दोनों केस में आपके गुड्स खत्म हो गए हैं और जो गुड्स गए हैं वो आपकी कॉस्ट पे ही थे। तो इसका मतलब सेल प्राइस तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपके लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी लॉस्ट या लॉस ऑफ गुड्स
बाय फायर और थेफ्ट। टू परचेज अकाउंट, राइट। और जो इनपुट क्रेडिट आपने क्लेम कर रखा था परचेज के टाइम पे वो भी रिवर्स हो जाएगा। यहां पर एंट्री बनेगी इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट, अगर आपने इंट्रास्टेट किया हुआ है। और अगर आपने इंटर स्टेट सेल है, यानी कि दूसरे स्टेट से माल परचेज किया था, सेल नहीं है सॉरी, परचेज है, दूसरे स्टेट से परचेज किया था, तो क्या होगा, तो आपका वो इंटर स्टेट कहलाएगा। और इंटर स्टेट की वजह से इसका जो अमाउंट है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट, यानी कि जो आपको क्रेडिट क्लेम करना था, आपने इनपुट क्रेडिट जो क्लेम करना था वो रिवर्स हो जाएगा। तो इनपुट IGST की नाम से वो खत्म कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो दूसरी केस की भी एंट्री आपने समझ ली है। तीसरी केस के बारे में बात करते हैं। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि उसमें आपने गुड्स डोनेशन या चैरिटी के रूप में भी बांट दी हो, तो उसके केस में भी आपने गुड्स को कॉस्ट पे ही डाला है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सैंपल के टाइम पे भी आपने यही किया था और यहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बांटे हैं। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, कॉस्ट पे ही था तो टू परचेज अकाउंट ही आएगा, परचेज अकाउंट, और टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। अगर आपने इंटर स्टेट किया है और अगर इंटर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट से किया है तो यहां पर आपकी एंट्री बन जाएगी टू इनपुट IGST। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टू इनपुट IGST। सिंपल है, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। तो आपके पास हमने 2 और 3 केस कर लिए हैं। एक और केस है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और ओनर फॉर पर्सनल यूज। केस है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज की एंट्री हम कर रहे हैं। थोड़ी सी एंट्री करने के लिए जगह बना लेते हैं। चलिए, जगह बन गई है और हमारे पास चौथी एंट्री आ रही है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज
यानी कि आपने ये देखा है कि गुड्स जो है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए वो ले गया है, तो यहां पर भी सेम केस है कि आपकी कॉस्ट पे ही वो जाएगा। तो अगेन आप जब कोई प्रोप्राइटर अपने गुड्स लेके जाता है तो आप उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, तो यहां पर भी ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट पे है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर इंट्रास्टेट था तो सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट से किया हुआ परचेज था, तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो आपको कभी भी कोई अकाउंट लिखने में, जर्नल एंट्री करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले चलिए अब कुछ ऐसी एंट्री समझ लेते हैं जिन पे आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा। यानी कि सम जनरल एंट्रीज, या जितने भी जनरल एंट्रीज होगी, जनरल एंट्रीज ऑन विच आउटपुट जीएसटी इज चार्ज्ड। बेसिकली आप इनपुट जीएसटी जो आपके पास है वो तो आप पे कर चुके होते हैं, जो आपने माल खरीदा था उस पे जीएसटी पे कर चुके होते हैं, मगर आउटपुट जीएसटी वो होती है जो आप एक्चुअली कलेक्ट करते हैं। जो बीइंग अ सेलर आप माल बेचते हैं और उस पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट के खाते में सेट ऑफ करके जमा कर देते हैं। डिफरेंस मतलब उनको दोनों को सेट ऑफ करते हैं, और जो भी आपने एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट किया है सेल करते वक्त, उस पैसे को आप गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देंगे। उसको बाद में समझेंगे कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आउटपुट जीएसटी कहां कहां चार्ज की जाती है। तो पहली बात है सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ। तो केस 1 है सेल ऑफ गुड्स के केस में होगा, या सर्विसेज के केस में होगा, या दोनों कुछ भी बेचा होगा। तो उन दोनों केस में आपके पास पैसे आ गए होंगे या पैसे नहीं आ गए होंगे। तो अगर पैसे आ गए होंगे तो आपके पास एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, और नहीं आए होंगे तो आपके लिए वो पैसा लेना बाकी होगा, तो डेटर्स अकाउंट, राइट। तो आपने अभी क्या की होगी, सेल्स की होगी, चाहे वो सर्विस की होगी चाहे वो प्रोडक्ट की होगी, तो सेल्स अकाउंट। और इसके लिए आप कुछ टैक्स कलेक्ट करेंगे, उस टैक्स को बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और अगर वो इंटर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट में बेचते हैं आप, तो इसके लिए आप एंट्री करेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अभी तक आपने इनपुट की सारी बातें पढ़ी थी, तो अब आपको आउटपुट की सारी बातें आराम से समझ में आ रही होंगी, मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल मैटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो या तो आईजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मिला के, या तो ये दोनों इकट्ठे लगेंगे, ये अलग अलग कलर से मैंने लिख दिए हैं, और या ये लगेगा, ये आपको पता ही है पहले से। दूसरा केस होगा सेल्स रिटर्न की बात करेंगे, यानी कि अभी तो आपने सेल्स की है, और दूसरा केस है सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा
क्योंकि सेल्स पे हमने जो आउटपुट है जीएसटी का वो चार्ज कर लिया था, जबकि वो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि वो सामान ही वापस आ गया। तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी जो है वो रिटर्न हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आपके पास हुआ क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो या तो आपकी ये सेल्स रिटर्न कैश में हो गई होगी वापस, तो इसको आप लिख देंगे टू, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट, और अगर ये उधारी में थी तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मगर आपने जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर दिया था वो रिवर्स हो जाएगी। तो आपके लिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, अगर ये इंट्रास्टेट थी और अगर ये इंटरस्टेट थी तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, अच्छी तरह से समझ में आ रही है, क्योंकि हमने पुराने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, पुराने सब जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कर ली थी, तो हमें ये कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न की एंट्री तो आप करते ही हैं, नॉर्मल एंट्री आपको देख लिया आपने, सेल्स रिटर्न टू कैश या सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अगर आउटपुट इंट्रा स्टेट थी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट करेंगे, और अगर इंटर स्टेट थी तो आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगली एंट्री कर देते हैं, रेंट रिसीव्ड और ऑन कमर्शियल प्रेमिसेस। अगर आप रेंट रिसीव करते हैं बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, यानी कि थर्ड एंट्री है आपके लिए रेंट रिसीव के केस में। रेंट पे आपको पता है जीएसटी कलेक्ट की जाती है, तो आपने या तो रेंट कलेक्ट किया होगा कैश में या चेक के थ्रू बैंक में आया होगा, या फिर अभी तक रिसीव नहीं किया होगा, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब रेंट रिसीवेबल अकाउंट है आपके लिए, और रेंट रिसीव कर लिया होगा तो भी एंट्री रेंट अकाउंट आएगी, और अगर रिसीवेबल होगा तो भी रेंट अकाउंट आएगी। मगर अभी क्योंकि आपने रेंट ड्यू किया हुआ है तो भी आपका, क्योंकि ये ड्यू हो गया इसी साल का है, तो इसी साल के अंदर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नॉर्मली रेंट है तो आप सेम ही स्टेट की बात हो रही होगी, तो सेम स्टेट के हिसाब से लग जाएगा, क्योंकि माल की कोई सप्लाई नहीं हो रही, सर्विसेज है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी स्टेट में होगी, तो उसी स्टेट का ही सब कुछ चलेगा। अगले स्टेट में जाके तो रेंट कलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब आप कहीं भी रहते हो मगर आप उसी स्टेट की प्रॉपर्टी पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये रेंट रिसीव का जो अमाउंट है वो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से ही रिलेटेड होगा, चाहे आपने रेंट रिसीव कर लिया हो या अभी आउटस्टैंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसी कोई दूसरी इनकम के रूप में भी अगर आप कलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम एक और चीज मान लेते हैं कमीशन रिसीव्ड को। अगर कमीशन रिसीव्ड है यानी कि इनकम के रूप में हो रही है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है यानी कि इनकम का पार्ट है ये। नॉर्मली आप कमीशन पेड देखते होंगे, मगर इनकम की साइड में अगर कमीशन रिसीव हो रही है आपको, तो भी आप जैसे आपने रेंट की तरह से एंट्री की थी वैसे ही एंट्री करेंगे, यानी कि अगर रिसीव हो चुकी है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर होनी बाकी है तो कमीशन आउटस्टैंडिंग यानी कि कमीशन एक्रूड हो गई, कमीशन रिसीवेबल भी बोल सकते हैं इसको, एक्रूड कमीशन भी बोल सकते हैं, कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन अकाउंट से आपने रिसीव किया है तो ये इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
और आपने क्योंकि इसकी सर्विसेज दी थी इसलिए आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर कमीशन आपने इंट्रास्टेट ली है, सेम स्टेट में ली है, मगर अगर आपने दूसरी स्टेट से कमीशन रिसीव की है तो इसके लिए आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये बहुत सारी एंट्री हैं जो आपको अभी तक तंग करती होंगी मगर अब तंग नहीं करेंगी। कितनी भी दिक्कत होगी आप इन एंट्रीज को दोबारा से एक और बार 4 बार देखेंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट से इसको समझ लेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आनी। एक दो और बातें हैं जो मैं यहां बताने वाला हूं आपको, उसको भी नोटिफाई करेंगे जरा सा। अगर आपके पास कोई जनरल एंट्री ऐसी होती है इन विच GST एंड SGST इज पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपने उस पर GST या SGST पे तो कर दी मगर आपके लिए वो इनपुट के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया है, मतलब अपने किसी क्लाइंट्स को खाना खिलवाया और वहां पर आप खर्चा करके आ गए हैं, तो खर्चा तो करके आ गए मगर उस खाने पे GST भी लगा होगा, तो आपके लिए वो बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंस हुआ होगा क्योंकि खाना खाया, रेस्टोरेंट का बिल दिया है और बिजनेस पर्पज से दिया है। तो इसको हम बोल देते हैं बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यानी कि जो भी आपने खर्चा किया है वो GST समेत इसमें ही डेबिट हो गया, यानी कि ये क्या है, इंक्लूडिंग GST। इसको आप इनपुट के रूप में नहीं दिखाएंगे। अगर आपने 10,000 रुपए का खाना खाया है और 1,000 रुपए GST लगाए तो यहां पर टोटल 11,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस के रूप में दिखाई देगा, इनपुट के रूप में नहीं दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए अब आप एक और एंट्री समझिए, क्योंकि आपने पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप कोई प्रोफेशनल लॉयर की फीस पे करते हैं तो प्रोफेशनल लॉयर जो होता है वो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता और उसको GST चार्ज करने का मतलब ही नहीं होता, मगर वो GST आपको खुद पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसकी फीस पे की है, सर्विसेज यूज करने के लिए। तो उसकी जो फीस है जब आपने उसको पे किया होगा तो क्या होगा, यहां पर आपको ये एंट्री ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपके लिए वो GST एक्सपेंस नहीं है, वो बल्कि आपके लिए इस तरह का जो GST था वो आपके लिए इनपुट क्रेडिट क्रिएट कर देगा। तो ये एंट्री अच्छे से समझेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो एंट्री है, यानी कि एंट्री क्या है, पेमेंट ऑफ फीस फॉर यूज ऑफ पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर। तो आपने पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर जो बनाई है वो आपने लॉयर को फीस तो दी है, वो किस चीज की दी है, उसकी सर्विसेज की दी है। तो आप प्रोफेशनल फीस के रूप में एक्सपेंसेस दिखाएंगे, प्रोफेशनल फीस के रूप में आपने एक्सपेंसेस दिखा दिया और आपने उसकी पेमेंट कर दी। क्योंकि GST से रिलेटेड उसने कोई भी एंट्री आपकी, उसने आपको कोई भी बिल नहीं दिया था तो आपके पास ये एंट्री हो जाएगी, मगर इसकी GST का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना आप ही आप एक इसको इनपुट क्रेडिट ले लेंगे, इनपुट क्योंकि आप उससे रजिस्टर्ड हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST के रूप में इसको ले लेंगे और गवर्नमेंट के खाते में इसको पे कर देंगे, कैश टू बैंक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपको, अगर आपने मान लीजिए फीस टोटल दी है तो इनपुट CGST SGST टोटल मिला के आपको ये
क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर 10,000 रुपए फीस थी तो आप प्रोफेशनल फीस के रूप में 9,000 रुपए दिखाएंगे और 1,000 रुपए के अंदर जीएसटी एसजीएसटी, यानी कि आपको उसने जीएसटी नहीं भी लगाई थी तो भी अगर आपसे उसने टोटल फीस जो चार्ज की है तो आप या तो उसको 9,000 रुपए दिखाएं और 1,000 रुपए आप सीजीएसटी एसटी दिखाएं, या 10,000 रुपए भी दिखा देंगे तो भी आप उसको 1,000 रुपए, मतलब बेसिकली आपको यही दिखाना है 10,000 रुपए की फीस थी तो 9,000 रुपए की आपने इसमें दिखा दिया और 500 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी के रूप में 1,000 रुपए इसको दिखा दिया। टोटल आपने 10,000 रुपए दिखाए तो 10,000 रुपए कैश पेमेंट हो गई, मगर 10,000 के 10,000 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में नहीं थे क्वेश्चन में, मगर आपको प्रोफेशनल फीस देने के लिए अपनी बुक्स में सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए, ऐसा कोई वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, फिर भी ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन 1 और 2 जो आपकी बुक में दे रखे हैं इनको कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें भी दिक्कत आएगी आप मुझसे पूछ लेंगे, आनी नहीं चाहिए। इतनी सारी एंट्री समझने के बाद ये एंट्रियां आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।